कैमराज ऑफ ही रखें। नेट का ना किसी का अगर कोई इशू होता है तो फिर वो ब्रांडविड्थ लो हो जाती है। तो कैमरा जो है वो बेशक ऑफ ही रखें सारे। अच्छा जी, कुछ पुराने स्टूडेंट्स हैं, काफी नए स्टूडेंट्स हैं, तो एक छोटा सा ब्रीफ ओवरव्यू मैं दे दूं। पाकिस्तान अफेयर्स का सेशन जब मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ या अनाउंस करता हूँ तो वो डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है। एक जिसको आप प्री 1947 एरा जो है वो सारा आप कहते हैं, ये एक फेज होता है। दूसरा फिर आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स 47 से ऑनवर्ड्स, जिसमें तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स आपकी वो शामिल हैं, जिनमें कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग आ गई, की इश्यूज आ गए, की जुडिशियल केसेस आ गए, अमेंडमेंट्स आ गई, ये है। फिर उसके बाद कुछ ऐसे डोमेस्टिक टॉपिक्स जो मेरी दानिश में मुझे लगते हैं कि इम्पोर्टेंट है, वो कुछ डोमेस्टिक टॉपिक्स मैं करवाता हूँ। और फिर एक डिटेल्ड लेक्चर जो है वो ऑन फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, जो मैं एक कम्प्रिहेंसिव लेक्चर जो है वो देता हूँ। ये एडिशनल मेरी तरफ से होता है कि स्टूडेंट्स को, ये मेरा फ्रेमवर्क होता है सारे का सारा। रोटेशन में जो है वो सेशंस चल रहे होते हैं। पिछला सेशन जब स्टार्ट हुआ तो वो यहां से हुआ, प्री 47 से। अब नए स्टूडेंट्स भी आ गए हैं बीच में साथ। अब हम ये सेकंड वाला फेज, हर फेज इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। जब यहां तक कंप्लीट हो जाएंगे तो ये पहले वाले खत्म हो जाएंगे और यहां से दोबारा फिर प्री 1947 एरा टिल 47 ये दोबारा आ जाएगा और यूं ये रोटेशन में चलते रहेंगे। लेकिन ये लास्ट सेशन है, क्योंकि 12 मई से पेपर हैं, तो हमारी कोशिश होगी पूरी की पूरी कि एज अर्ली एज पॉसिबल हम चीजों को कंप्लीट कर लें। हर एरिया की बुक्स डिफरेंट है, हर एरिया के सोर्सेज जो है वो डिफरेंट है। सही है जी। सो भाई आपका मसला है ना, मैंने जो अपनी चीजें अनाउंस कर दी हैं और यही एडवर्टाइजमेंट में जो है वो लिखी हुई है। कश्मीर का सवाल जो है वो पाकिस्तान फेयर के पेपर में इस दफा हसरत अली 4 सवाल आएंगे और मैं चाहूंगा कि आप फेल हो जाएं। गैर जरूरी मैसेजेस या ये कहानियां, उससे बेहतर है कि लेक्चर जो है उसको पहले सुनने, एंड में जिसका जो सवाल है वो कर लें। मुझे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लगते हैं मैं वो करवाता हूँ जी। मैं स्टूडेंट्स की ये टॉपिक होगा या ये नहीं होगा, ये कहाँ होगा, ये कैसे होगा, मैं इसमें नहीं जाता जी। मुझे जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट लगते हैं मैं वो करवाता हूँ। हर एरिया की बुक्स डिफरेंट है। मसलन अगर हम इस फेज को देखें तो इस फेज में जमीलुद्दीन अहमद की किताबें, फ्रीडम मूवमेंट अर्ली फेज, मिडिल फेज, लास्ट फेज, अच्छी इसकी 3 छोटी छोटी किताबें हैं जमीलुद्दीन अहमद की। इन एडिशन दैट मेकिंग ऑफ पाकिस्तान बाय के अजीज, ये वो अच्छी एनालिटिकल किताबें हैं जहां से अच्छे आपके एनालिसिस डेवलप। ऐसे तो टेक्स्ट बुक्स हैं जी, टेक्स्ट बुक आप कोई भी पढ़ सकते हैं, नोट्स भी देख सकते हैं कोई भी, लेकिन अच्छे एनालिसिस जहां से आप अच्छी ओपिनियन बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। खासतौर पे मेकिंग ऑफ पाकिस्तान में से हमें स्टेटमेंट्स पूरी की पूरी क्वेश्चन की फॉर्म में पास पेपर्स में नजर आती हैं। सो इस फेज के लिए ये 2 अच्छे सोर्स हैं। इसके अलावा कोई भी एडिशनल सोर्स आप रखते हैं, आप पढ़ते हैं,
वो मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, हर एक का अपना अपना ईज का लेवल होता है। कोई नोट्स पढ़ के कहता है जी बस बहुत हो गया, कोई इकराम रबानी पढ़ के कहता है कि बहुत है जी मेरे लिए, स्टफ लाइक दैट यू नो। सो मेरी दानिश में कि जो अच्छे ओपिनियन बने, जहां से आप बेहतर तौर पे अपनी जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं उनको समझ सकें। दूसरा फेज जो है ये वाला, इस फेज के लिए दो किताबें मेरे दानिश में के पाकिस्तान अफेयर्स के लिए, वो स्टूडेंट दोनों में से कोई एक लेना चाहे। एक तो किताब है फारूक मलिक की, उर्दू में किताब है ये, पाकिस्तान नजरिया, हुकूमत और सियासत। अच्छी किताब है। फैक्चुअल पोजीशन पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पे बहुत अच्छी किताब है। एक तो ये इस फेज की, जो उर्दू में पढ़ना चाहें। जो इंग्लिश में देखना चाहें तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, हामिद खान की किताब। इससे ऊपर कोई सोर्स नहीं है जी, अच्छा सोर्स है। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स को, पाकिस्तान की तारीख की, उनको समझना तो उनके लिए अच्छे सोर्स है। डोमेस्टिक टॉपिक्स मैं क्लास में लेक्चर देता हूँ जी, मैं मुख्तलिफ ऑनलाइन सोर्सेज से, न्यूज़पेपर से, ओपिनियंस, आर्टिकल्स, जहां से मुझे जो अच्छी चीज लगे मेरी दानिश में, उनको मैं इनकॉर्पोरेट करता हूँ। पिछले सेशन के बच्चों को मैंने अनाउंस किया था कि मैं 5 टॉपिक्स करवाऊंगा, लेकिन अब मैंने इसको एक्सपेंड कर लिया हुआ है। एडवर्टाइजमेंट में जो नए बच्चों की एडवर्टाइजमेंट है उसमें मैंने कहा जी मैं 12 टॉपिक्स करवाऊँ। ये 12 टॉपिक्स जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं, जो कि करंट अफेयर में भी काम आ सकते हैं, जो पाकिस्तान अफेयर में भी काम आ सकते हैं। फॉरेन पॉलिसी जो फिर चौथा फेज है, इसके लिए हर सीएसएस का स्टूडेंट, हर कैंडिडेट, उसके लिए जरूरी है कि वो अब्दुस्तार की किताब फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, अ कंसाइज हिस्ट्री, ये टिल 2019 तक का अपडेटेड जो इसका एडिशन है, अब्दुस्तार की ऑक्सफोर्ड की किताब है। ग्रेजुएट लेवल पर इससे बेस्ट ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज भी नहीं है। ये किताब हर सीएसएस का स्टूडेंट एटलीस्ट वो एक दफा जरूर पढ़ जाए, उसको कहानी फॉरेन पॉलिसी की सारी समझ आ जाए हमारी। तो ये इसके लिए बेस्ट सोर्स है। मेरी दानिश में ये बेहतरीन सोर्सेज हैं। आपको इनके अलावा भी कोई नोट्स मिलते हैं, कोई चीज मिलती है तो आप उसको देख सकते हैं। मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है, या मैंने कोई एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं करना, क्योंकि मैं कोई आपके मार्क्स तो लगा नहीं रहा, मैंने कोई आपका जीपीए तो बनाना नहीं। इनके अलावा अगर कोई भी सोर्स है जो आप समझते हैं कि जी मैं वो करना चाहता हूँ, तो वो कर लें, तो मेरे से उसको पूछने की जरूरत नहीं है कि ये अच्छा है ये बुरा है। मैंने जो अपने सोर्सेज थे कि जहाँ से मैंने लेक्चर तैयार किए हुए हैं, जहाँ से मैं ये पाकिस्तान अफेयर का इल्म बच्चों को बेच देता हूँ, बच्चे खरीद लेते हैं, तो यही मेरे सोर्सेज हैं जी, जिनमें से मैं घुमा फिरा के अपनी कहानियां बना के बता देता हूँ। तो जनाब अब होगा ये कि हम पहले 1947 से ऑनवर्ड्स हमारी तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, ये सेक्शन कंप्लीट करेंगे। इसके बाद डोमेस्टिक इश्यूज, डोमेस्टिक टॉपिक्स जो मेरी दानिश में इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं 12 के करीब, वो करेंगे। उसके बाद फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान पे डिटेल्ड लेक्चर होगा, और उसके बाद फिर हम प्री 1947 इस्लाम आया और उस वक्त से लेके फिर सारी आपकी 47 तक क्या, ये सारा काम करेंगे। कोशिश मेरी पूरी होगी कि हम इसको ईद से पहले पहले वाइंड अप कर लें। तो शुरू करते हैं जी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम।
किसी का कोई इशू, कोई सवाल है यहाँ तक, अभी कोई जेन्युइन क्वेश्चन है? ये जो स्लाइड्स मैं लिख रहा हूँ ये सारी आपको, पुराने स्टूडेंट्स को पता है, नए स्टूडेंट्स को ये सबको व्हाट्सएप हो जाएगी आपके ग्रुप में, ये जितनी भी स्लाइड्स हैं। हाँ, अगर इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाए तो फिर स्लाइड्स गायब हो जाती है, फिर इशू हो जाता है, लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है, बहुत ही रेयर होता है। अभी सारे मौजूद हैं, कानों को जरा खोल के देख लीजिएगा। आज की क्लास होगी कल सैटरडे, कल के दिन की माजरत होगी क्योंकि कल मैंने पिंडी जाना है, मेरे कजन का वलीमा है, तो वो मैंने अटेंड करना है, और वो वलीमे वगैरह आपको पता है फिर वो रात के वक्त के ही होते हैं। संडे को क्लास होगी, इस वीक में एक क्लास वो नहीं हो पाएगी, बाकी 2 क्लासेस होंगी। नेक्स्ट वीक से फिर होपफुली कोई छुट्टी जो है वो नहीं होगी, ये मैं अभी पहले आज ही अभी अनाउंस कर रहा हूँ, तो वो काइंडली फिर कल कोई बार बार ना पूछता रहे कि क्लास होगी या नहीं होगी। किसी को कोई इशू है, कोई सवाल है? अगर कोई अपने पास्ट पेपर के क्वेश्चन की एवेलुएशन करवाना चाहता है तो वो अपना क्वेश्चन जो है वो लिख के वो पीडीएफ फॉर्म में भेज सकता है। मेरी तरफ से कमिटमेंट नहीं होती कि आपको टाइमली वापस मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल होता है मेरा, लेकिन अगर मैं देख लूं तो मैं उसको देख के वॉइस नोट में रिप्लाई कर देता हूं। शुरू करते हैं जी। हमारा मुल्क 14 और 15 अगस्त इनके दरमियान जो है वो बना, लेट नाइट में। लेकिन ये मुल्क, इसको चलाएगा कौन? इसकी क्या कोई लीगल बॉडी होगी? कोई इसकी एग्जीक्यूटिव लीडरशिप होगी? तो ये मामलात 14 15 अगस्त की लेट नाइट से पहले ही सेटल हो गए हुए थे। 10 अगस्त को 1947 को पाकिस्तान की फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसका इजलास बुला लिया गया था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। इसके 69 मेंबर्स थे एट दैट टाइम। जो फर्स्ट डे का सेशन था, फर्स्ट डे का सेशन, उसका एक टेम्पररी आरजी चेयरमैन बनाया था इन्होंने, जिसको कहते हैं जोगिंदर नाथ मंडल। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला चेयरमैन पहले दिन का वो एक नॉन मुस्लिम है जी, जोगिंदर नाथ मंडल। सही है जी। जोगिंदर नाथ मंडल इनका ताल्लुक जो है वो ईस्ट पाकिस्तान से था, ईस्ट पाकिस्तान से थी। और फिर परमानेंट जो है चेयरमैन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो जनाब बिला मुकाबला मोहम्मद अली जिन्ना को चुन लिया गया। और ये डिसाइडेड था इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जिसके तनाजुर में इंडिया पाकिस्तान चलेगा जब तक ये अपना आइन नहीं बना लेते। तो इसमें वाज़ेह तौर पे लिखा था कि जो चेयरमैन बनेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वही गवर्नर जनरल कहलाएगा, चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान। सो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो प्रेसिडेंट अपना बनाया वो बाय डिफॉल्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान कहलाएगा। सही है जी। सो यूं जो है वो बीइंग अ गवर्नर जनरल पाकिस्तान का, वो 11 अगस्त को वो बन गया। तो ये जो लीगल बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आ गई, एग्जीक्यूटिव गवर्नर जनरल आ गया। आगे फिर यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगी। आर्जी होगा ना जी, जब तक आइन बनेगा उस वक्त तक वो जनाब चलता रहेगा, उसके बाद फिर आइन खत्म, जब आइन आ जाएगा तो फिर नए इलेक्शन हो जाएंगे। तो ये प्राइम मिनिस्टर का कुर्रा फाल लियाकत अली खान के नाम का है, अनअपोज्ड कि जी ठीक है जी, ये प्राइम मिनिस्टर हो गए, ये गवर्नर जनरल हो गए। अब जो बेसिक टास्क है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो है कि इसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। कॉन्स्टिट्यूशन जैसे ही बनेगा उसकी यानी कि केम इनटू फोर्स हो जाएगा तो इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस के जरिए न्यू गवर्नमेंट आ जाएगी और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फिर ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी, ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। जब ये अपना आइन बना देगी, इलेक्शन करा देगी, नई हुकूमत आएगी, तो ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। दैट्स इट। समझ आ गई जी। सो जनाब ये एस्पेक्ट जो है ये शुरू में ही क्लियर था जी। इनिशियली ये 69 मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, सही जी। और इसके बाद जो है विद इन नो टाइम इनको 10 मेंबर्स जो है वो इंक्रीज कर दिए गए और ये 79 मेंबर्स हो गए टोटल असेंबली इनिशियली। अब जो 1947 में ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जो अब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नहीं कहलाती, अब वो कहलाती पाकिस्तान मुस्लिम लीग। तो इस पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 49 मेंबर होंगे जी, जो इनिशियली बॉडी बनी थी 49। 16 मेंबर कांग्रेस के, जो कि पहले थी पाक इंडियन नेशनल कांग्रेस, अब वो होगी नेशनल कांग्रेस ऑफ पाकिस्तान, तो उसके 16 मेंबर थे। और 4 मेंबर जो हैं ये इंडिपेंडेंट थे, सही है जी। यूं ये मिला के हो जाते हैं इनिशियली 47 के। 10 मेंबर फिर बाद में ऐड हुए, लेकिन जो शुरू के मेंबर्स थे वो सारे ये थे जी। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को या पाकिस्तान मुस्लिम लीग को शुरू से ही जो है वो मेजोरिटी हासिल थी, ठीक है जी। फिर इसमें 10 सीटें ऐड हुई। ये जो 10 सीटें ऐड हुई हैं इनमें याद रखिएगा कि ये 5 इनमें से हमेशा ये शुरू में वेकेंट ही रही, खाली रही, 5 वेकेंट ही रही, खाली रही, और 5 फिल हुई। तो रिजल्टेंटली ये 79 की जगह यानी सीटें 74 मेंबर असेंबली में मौजूद रहते थे और 5 सीटें शुरू में वेकेंट रहती थी, बाद में भर गई ये, लेकिन इनिशियली शुरू में। अब कितने ज्योग्राफिकल एरियाज थे पाकिस्तान के, जरा पार्टी पोजीशन तो यही है ना जी। ज्योग्राफिकल एरिया वाइज किस एरिया की कितनी सीटें थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो सबसे ज्यादा सीटें ईस्ट पाकिस्तान की थी इन टोटल 79 में से, क्योंकि अब 79 हो गई ना जी। अब 79 सीटों में को खाली रहे, को बंदा मर जाए, फिल ना हो, वो अलग बात है, लेकिन सबसे ज्यादा सीटें 44 थी जी ईस्ट पाकिस्तान की। दूसरे नंबर पे पंजाब की सीटें थी 22। तीसरे नंबर पे सिंध की सीटें थी 5। चौथे नंबर पर NWFP की सीटें थी इस असेंबली में 3। ये तो मेन स्ट्रीम आपके सूबे हो गए। इन सूबों के अलावा फिर एक सीट कोयटा कमिश्नरेट कोयटा की, कोयटा और उसके एडजेसेंट एरियाज की एक सीट। फिर स्टेट्स ऑफ बलोचिस्तान,
मुख्तलिफ स्टेट्स बलूचिस्तान में मौजूद थी, अभी कईयों ने इल्हाक नहीं किया हुआ था आपके साथ, एक सीट थी इन सब के लिए, इनकी नुमाइंदगी हो। फिर आपको पता है स्टेट ऑफ बहावलपुर भी थी बिल्कुल शुरू के दिनों, उसकी भी एक स्टेट है। फिर आपको स्टेट ऑफ खैरपुर भी थी, ये खासतौर पर सिंध के स्टूडेंट्स को तो बड़ा इसका अंदाजा होगा, एक सीट। और फिर आपके फ्रंटियर रीजन्स, इन फ्रंटियर रीजन्स में जो आपके पहले आप जिनको फाटा वगैरह जो है वो कहते थे, अब तो नहीं कहते, एक सीट थी। 1 2 3 4 5, 5 और 5 10, 10 और 25, 35, 35 और 44, 79, यूं सीटें डिवाइड थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यानी वाज़ेह तौर पे आप कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ईस्ट पाकिस्तान की 44 सीटें, यानी उस वक्त इसको ईस्ट बंगाल कहते थे, वैसे ईस्ट पाकिस्तान की टर्मिनोलॉजी नहीं थी, ईस्ट बंगाल। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कह सकते हैं कि शुरू की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मशरकी पाकिस्तान उसकी 44 सीटें थी, 44, और मगरबी पाकिस्तान की 35 सीटें थी। ठीक है जी। और इनमें से ही 5 वेकेंट थी, यहां सारी फिल थी। तो ये आपकी शुरू का जो स्ट्रक्चर था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, जिसमें ईस्ट बंगाल की मेजॉरिटी ज्यादा थी। सो राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे आप ये कह सकते हैं कि ईस्ट बंगाल, या उर्फे आम में जिसको ईस्ट पाकिस्तान, ना तो गवर्नर जनरल वहां से, और जो प्राइम मिनिस्टर भी डिसाइड हुआ वो भी बंगाल से नहीं। सही है जी। सो ये जो पॉलिटिकल रिफ्ट है वो शुरू से ही स्टार्ट होनी शुरू हो गई थी बिटवीन ईस्ट बंगाल वर्सेस अदर्स, ये होनी थी। सही है जी। लेकिन अभी काफी टाइम लगेगा इसको होने में, लेकिन चलते हैं जी, देखते हैं क्या आगे क्या होता गया। ईस्ट बंगाल के पास जाहिर उसको भी कोई ना कोई सीटें तो देनी थी ना आपने, तो स्पीकर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो ईस्ट बंगाल से ले लिया गया, मौलवी तमीजुद्दीन। बड़ा नाम है आगे मौलवी तमीजुद्दीन का, बहुत काम होगा आगे इसका। अब सवाल ये पैदा होता है कि आइन बनाना आपने। अब जो अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया में भी 47 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी, इसी तरह इसी पैटर्न पे बनी, उनके अपने नंबर थे, अपने लोग थे। इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने 26 जनवरी 1950 तक इंडिया का आइन नाफिज कर दिया। हमारे केस में हम भी 1947 से शुरू हुए, हमारा आइन आया 23 मार्च 1956, यानी हमने 6 और साल लगा दिए। सो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के हर्डल्स हैं ये कौन कौन से हैं, और इस दौर में जो पॉलिटिसाइजेशंस हुई, जो इश्यूज बने, उन्होंने इन द लॉन्ग रन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को, पॉलिटिकल कल्चर को कौन सी, एक तो कुछ बच्चों वाली बातें हैं कि जी जो माइग्रेशन हो रही थी, ठीक है जी। फिर जिना ये भी इशू था। फिर जनाब
कश्मीर को लेके ले नजर आता है, पर ऐसी चीजें लिखने से मार्क्स नहीं मिलने कभी भी। सिर्फ मेरली फैक्चुअल पोजीशन में बात लिखते हैं। याद रखिएगा, करंट अफेयर के पेपर में, पाकिस्तान अफेयर के पेपर में आपको आर्गुमेंट्स देने हैं। वो आर्गुमेंट्स जो आपने अपने नहीं बताने, आपकी या मेरी कोई हैसियत नहीं है कि हम आर्गुमेंट्स दें। अगर हम आर्गुमेंट्स अपने बना के देना शुरू हो जाएं तो हम तो जनाब, क्या बात है, आप लोग तो फिर इल्म के समंदर हो जाए। ये बेसिकली मुख्तलिफ बुक्स, मुख्तलिफ ऑथर्स, उन्हीं के व्यूज हैं जो आपने बताने हैं। मेयरली फैक्चुअल पोजीशन बता के ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, उससे कभी मार्क्स नहीं आते। इसका ये मतलब नहीं है कि फैक्ट्स बताने नहीं है। सीएसएस का स्टूडेंट जो है, उसका दिमाग जो है ना, वो बड़ा छोटा सा होता है कि सर ने कहा था कि ये आर्गुमेंट्स ही लिखने हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि फैक्ट्स नहीं लिखने। दिमाग खराब होता है ना जो। फैक्ट्स तो उन आर्गुमेंट्स में इनकॉर्पोरेट होने ही होने, लेकिन सिर्फ फैक्ट्स के साथ आप कहेंगे आप 20 नंबर का सवाल कर लेंगे, पॉसिबल नहीं सीएसएस के लेवल पर। आर्गुमेंट्स अलॉन्ग विद फैक्ट्स, तब आप एक बेहतर। तो अगर हम डिले के कॉन्टेक्स्ट को देखें कि हर्डल्स क्या थी, डिले क्या थे, क्या इश्यूज थे, तो उसमें जो पहला बड़ा इशू हमें नजर आता है वो है जनाब इस्लामिक वर्सेस सेकुलर स्टेट। ये हमारा सबसे पहला इशू। सही जी। ये बहुत बड़ी हीटेड डिबेट थी, खास तौर पे जो ईस्ट बंगाल से आए हुए 44 मेंबर्स थे, इनमें से 16 मेंबर्स माइनॉरिटी से थे जी, ईस्ट पाकिस्तान से आए हुए। और काफी हद तक इनको जो है रिमेनिंग जो मेंबर्स थे 28, यानी 28 मुस्लिम्स और 16 माइनॉरिटीज, तब मिला के 44, काफी हद तक उनकी सपोर्ट भी थी। और ईस्ट बंगाल से आने वाले जो मेंबर्स थे, इनका ख्याल था कि पाकिस्तान को एक सेकुलर स्टेट होना चाहिए, एक सेकुलर स्टेट में ही हम माइनॉरिटीज को इक्वल राइट्स दे सकते हैं। सही है जी, राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। आगे चल के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी बने, तो उन्होंने बड़ा जोर दिया कि जनाब एक लिबरल कल्चर होना चाहिए पॉलिटिक्स का, कॉन्स्टिट्यूशन का। सो एक सेकुलर स्टेट हो, एक ऐसी स्टेट कि जिसमें रिलीजन का कोई अमल दखल ना हो रियासत के मामलात से किसी भी तरह का। ठीक है जी। दूसरी तरफ आपके वेस्ट, यानी रिमेनिंग पाकिस्तान के, आप कह लें आम जबान में समझने के लिए वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान में जाहिर है वो सूबे थे जिनमें पंजाब, सिंध, ये वो सूबे थे कि जहां पर मुस्लिम्स को ग्रास रूट लेवल पर इकट्ठा इस बात पे किया गया था। यहाँ की जो पॉलिटिक्स थी उसमें बहुत ज्यादा कम्युनलिज्म था, मजहबी जो अंसर है वो बहुत ज्यादा रहा था। खिलाफत मूवमेंट भी इन्हीं इलाकों में ज्यादा चली थी। इकबाल
और उसका इस्लामी नजरिया भी इन्हीं इलाकों में ज्यादा मशहूर हुआ था। तो यहाँ पर जो लोग थे, यहाँ पे स्लोगन चला था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, बहुत ज्यादा मशहूर हुआ था। सही है जी। यहीं से उलमा की भी एक बहुत बड़ी तादाद थी, पीरों की भी बहुत बड़ी तादाद थी। यहां पर जो माइंडसेट था वो चाहता नहीं है कि इस्लामिक स्टेट होनी चाहिए। और इस ग्रुप को लीड करने वाला सबसे बड़ा जो नाम है असेंबली में, वो मौलाना शबीर अहमद उस्मानी। मौलाना शबीर अहमद उस्मानी। सही है जी। ये दो बड़े ग्रोह थे असेंबली में। एक तरफ के जो चाहते थे कि एक इस्लामिक स्टेट बने, और दूसरी तरफ ये कि एक सेकुलर स्टेट बने। तो ये राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ये इशू डेवलप हो। इनमें एक तीसरा ग्रोह था जो बिल्कुल माइनॉरिटी में था, माइनॉरिटी ग्रुप था। तीसरा ग्रोह, ये माइनॉरिटी ग्रुप में ज्यादातर वो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जिनका ताल्लुक ना तो ईस्ट बंगाल से था बुनियादी तौर पे, ना इनका ताल्लुक वेस्ट पाकिस्तान के किसी एरिया से था। ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के वो मेंबर थे जो कि यूनाइटेड इंडिया के डिफरेंट प्रोविंसेस से 1945-46 का इलेक्शन जीते हुए थे। इनमें एक बड़ा नाम तो खुद लियाकत अली खान था। ये एक माइनॉरिटी ग्रुप था। इनका ख्याल था कि हमें एक मॉडरेट स्टेट बनानी है। हमें एक मुकम्मल की मुकम्मल ना तो थियोक्रेटिक स्टेट बनानी जो मजहबी हो, नहीं बनानी, और ना ही एक मुकम्मल सेकुलर स्टेट बनानी। एक बीच का रास्ता निकालना, एक अमेलगमेशन करनी, सेकुलर वैल्यूज भी हों प्लस इस्लामिक वैल्यूज भी हों, इनको मिला के एक मॉडरेट, एक इतदाल पसंद जो है वो फ्रेमवर्क होना चाहिए हमारी रियासत का। यही वो ग्रोह है जो अपने साथ जिना को भी एसोसिएट करता है कि भाई जिना इस्लामिक प्रिंसिपल्स की बुनियाद पर एक स्टेट चाहता था, यानी कि असूल वो इस्लामी हो लेकिन मुलायत ना हो, यानी थियोक्रेसी वो नहीं है, मुलायत नहीं होनी चाहिए। इस्लामी असूल के मुताबिक हम अपने लिए लॉ मेकिंग कर लें आज के दौर के लिहाज से। और यही ग्रोह फिर 11 अगस्त 1947 की जिना की स्पीच के हवाले देता है जी सबसे ज्यादा, कि जिना की 11 अगस्त की स्पीच में भी वो सबको रिलीजियस फ्रीडम गारंटी करता है। उस स्पीच में वो सबको इक्वालिटी गारंटी करता है, ठीक है जी, लेकिन साथ साथ इस्लामिक प्रिंसिपल्स पे भी बात करता है। आप मजहबी तौर पर जो मर्जी करना चाहते हैं आप करें, रियासत का कोई मजहब नहीं होगा। सिंपल इज दैट। अब जो थियोक्रेसी चाहते थे वो कहते थे नहीं ये भी सेकुलर ही है, कि अगर रियासत का मजहब नहीं होगा, भाई रियासत का मजहब नहीं होगा लेकिन रियासत के कवानीन लॉज इस्लाम के असूलों के मुनाफी नहीं होंगे, लेकिन मुलायत नहीं चला देनी हमने।
ऐसा काम नहीं होगा। सही है जी। सो एक बड़ा तो डिबेट इशू राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे वो ये रहा, और ये जो डिबेट है ये फिर आके 12 मार्च 1949 को ये जो डिबेट है ये कंक्लूड होती है जी। ये आके खत्म होती है 1949 में कि भाई हमने करना क्या है। और उस डिबेट के एंड को आप कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन तो उर्दू में आप कहते हैं करारदादे मकासद, कि भाई हमारा मकसद क्या है जी, कि हमने क्यों एक जो है वो ऐसा कैसा आइन होगा हमारा, किस तरह का आइन बनाएंगे हम। ठीक है जी। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो एस्पेक्ट है कि हमारा आइन कैसा बनेगा। याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग जो है वो बनती ही उसकी 4 स्टेजेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की। फर्स्ट स्टेज में आप नेचर सेट करते हैं, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की नेचर क्या होगी। दूसरी स्टेज में आप फिर स्ट्रक्चर ढांचा आइन का वो बनाते हैं। ठीक है जी। तीसरी स्टेज में आप फिर उसकी ड्राफ्टिंग करते हैं, और चौथी स्टेज में आप उसकी फिर प्रोमलगेशन नफाज करते हैं। ये 2 स्टेजेस तो कोई इतनी मुश्किल स्टेजेस ही नहीं है, ये क्वाइट इजी। असल जो इशू बनता है वो इन्हीं 2 स्टेजेस में बनता है। नेचर क्या होगी, फिर ढांचा आइन का, कितने आर्टिकल होंगे, कितनी प्रोविजंस होंगी, ये वो ब्ला ब्ला। तो हम तो इसी में फंसे रहे पहली स्टेज में, यानी तकरीबन 1.5 ईयर गुजरने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि हमें एक मॉडरेट स्टेट की आउटलुक होगी जी हमारी। ना हम मुकम्मल सेकुलर और ना ही मुकम्मल तौर पर एक मजहबी रियासत जिसको मौलवी चलाएंगे, उलमा चलाएंगे, मुलायत जिसमें रहेगी, ऐसा भी नहीं होगा। तो हम एक मॉडरेट स्टेट बनाएंगे। ये हमने 1.5 सालों में सिर्फ नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेट की है। काफी स्टूडेंट्स को इस बात को समझने में बड़ा इशू आता है, क्योंकि हर कोई तो उठ के सीएसएस करने आ जाता है और तो समझ नहीं पाते कि जनाब ये हो क्या रहा है। दिमागी इस्तदलाल उस लेवल का नहीं होता, तो मुताला पाकिस्तान पढ़ने के लिए भी हमारे जैसे उस्तादों से फिर ट्यूशनें पढ़नी पड़ती हैं। भाई ये जो तालिबान है ना जी अफगानिस्तान में, ये जिस तरह का सिस्टम अफगानिस्तान में चाहते हैं या रहे, ये मुलायत है, ये फिक्स्ड जो पैटर्न्स 1400 साल पहले सेट हो गए हम उसके मुताबिक ही चलेंगे। एक रिजिड पैटर्न है। हमारी रियासत एक मजहबी रियासत, मजहब से मनोअन चीजें डिराइव करके उसके मुताबिक चलना, और हमने किसी चीज को नहीं देखा। ये मुलायत का फ्रेमवर्क है। यही मुलायत थोड़ी सी इंप्रूव्ड फॉर्म में ईरान में नजर आती है, जहां सुप्रीम हेड आयतुल्ला एज अ टाइटल। तो सुप्रीम हेड आयतुल्ला ये प्रेसिडेंट से भी ऊपर है,
ये आपके लेजिस्लेचर से भी ऊपर है, और ये डिटरमिन करता है कि कौन इलेक्शन लड़ेगा। सही है जी, ये सबसे ऊपर है, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है। नीचे सारा फिर वही है, 4 टर्म्स हैं, 4 4 साल की टर्म होगी प्रेसिडेंट की, लेकिन इस फ्रेमवर्क में रिजिडिटी कम है, लेस है। आप आज के हालात को देखते हुए, करंट कंडीशंस को देखते हुए लॉज बना सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर आयतुल्ला ही बीइंग अ सुप्रीम लीडर वो ऑपरेट करेगा। ये लेस रिजिड है। टर्की आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 मुकम्मल सेकुलर, कोई मजहबी एलिमेंट, कोई भी मजहबी एस्पेक्ट, इवन लॉ मेकिंग में भी हमने कोई किसी इस्लाम को या किसी और प्रोविजन को नहीं देखना। हाँ, नीचे सोसाइटी के लेवल पर कोई मजहबी प्रैक्टिसेस कर रहा है, करता रहे, हमें कोई मसला नहीं। ये तो अब आके फिर जब एर्दोगान आया तो उसने थोड़ा बहुत चीजों को इस्लामाइज करना शुरू किया, नहीं तो लगभग 80 70 80 साल मुकम्मल सेकुलर स्टेट, कि हमें कोई जरूरत नहीं है कि हमारी सोसाइटी के अगर कोई इश्यूज हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके लिए अगर हमने लॉज बनाने हैं तो हमें किसी मजहब से रजू करने की जरूरत ही को नहीं। हम खुद डिसाइड करेंगे आज के हालात के मुताबिक कि हमें कैसे कवानीन चाहिए। ये एक सेकुलर स्टेट की निशानी होगी। मॉडरेट स्टेट क्या है? मॉडरेट स्टेट की एक निशानी कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से वो पाकिस्तान है, कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम ये सेकुलर पैटर्न पे होगा, यानी कि जो भी इलेक्शन के जरिए आया वही आएगा। मजहब किसको कहता है कि आना चाहिए, ये नहीं होगा। जो इलेक्शन के जरिए आया वही आएगा, अपनी टर्म पूरी करेगा, हमेशा हमेशा की तरह आयतुल्ला की तरह नहीं बैठा रहेगा। तो एक सेकुलर पैटर्न में हमारा प्रोसेस, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम चलेगा। बट इस्लामिक वैल्यूज, ये खास तौर पे इलेक्शन से जो आपकी लेजिस्लेचर बनेगी, जो लॉ मेकिंग बॉडी होगी, ये लॉ बनाए, इसको कोई नहीं रोकेगा, बनाए लॉ, बट इस्लामिक वैल्यूज को अकाउंट फॉर करना जरूरी है। इनके बनाए हुए लॉज गैर इस्लामी नहीं होने चाहिए। मकसद क्या, मसला क्या है इसका? इसको मसलन एक मजहबी स्टेट में किसी ने चोरी की तो वो 1400 साल पहले के रेफरेंस से बात करेगा, हाथ काट दो। ठीक है जी। एक सेकुलर स्टेट उस पर फाइन रखेगी, उसको प्रिजन करेगी अगर प्रूव होता है। एक मॉडरेट स्टेट वो कहती है जनाब सजा होगी, सजा जरूर मौजूद होगी। तो हाथ काटना अगर 1400 साल पहले की सजा है तो जरूरी नहीं है कि आज हाथ ही काटा जाए, सजा जरूर रखनी है जिस तरह के एक सेकुलर में है, लेकिन ये सजा गैर इस्लामी नहीं होनी चाहिए। समझ आ रही जी? किसी भी तरह। और ये भी नहीं हो सकता कि कोई चोरी करे और आप कहें जी छोड़ दो, वो भी गैर इस्लामी। हाँ, अगर कोई चोर को माफ कर देता है तो ये इस्लामिक प्रोविजन है, ठीक है, अगर को माफ करना चाहे तो कर सकता है।
ये एक मॉडरेट आउटलुक की एक एग्जांपल के तौर पे आपको झलक बताइए। सो हम ना तो सेकुलर स्टेट के पैटर्न पर बनेंगे, सही है जी, ये तो हमारे बाद ही आए हैं ना दोनों, लेकिन समझाने के लिए, ना मुलायत होगी किसी भी तरह की, हम एक मॉडरेट आउटलुक रखेंगे। इस मॉडरेट आउटलुक की जो मैनिफेस्टेशन है फिर उसको आप कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, करारदादे मकासद। इस करारदादे मकासद में आप कहते हैं कि हमारी डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन फॉर्म की गवर्नमेंट होगी जी, हमारी जमहूर होगा जी। जमहूर का मतलब है कि रोटेशन इन ऑफिस होगा जी, एक बंदा जिस टर्म के लिए आया है उसमें होगा, फिर इलेक्शन होंगे, अगला बंदा आएगा। इसमें तय हो गया जी कि पाकिस्तान एक फेडरल फॉर्म ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल सिस्टम आप कह रहे हैं जी, पाकिस्तान में होगा जी, वफाकी तर्ज हुकूमत होगी जी पाकिस्तान। फेडरेशन इसलिए होगी क्योंकि काफी छोटे छोटे रीजन्स, डिवाइडेड रीजन्स हैं, तो सबकी एक फेडरेशन में फिर इक्वल रिप्रेजेंटेशन बन जाती है, सब अपने आप को बराबर शुमार करते हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद हम कंप्लीट तौर पर जनाब ये समझते हैं कि इंडिपेंडेंस होनी चाहिए ऑफ जुडिशरी, हमारे मुल्क के आइन में अदलिया आजाद होगी मुकम्मल तौर पर जी। ठीक हो गए, अच्छी बात। लॉ मेकिंग कौन करेगा जी? आइन के मुताबिक जी लॉ मेकिंग, कानून कवानीन कौन बनाएगा कानून? तो वो जनाब लोगों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, वो कानून बनाएंगे, लोगों की आवाम की तरफ से आने वाले रिप्रेजेंटेटिव्स वो कानून बनाएंगे। अच्छा जी, अभी तक की जो बातें नजर आ रही हैं ये तो एक यानी एक सेकुलर टेंडेंसी, इसमें कहीं पर भी कोई जो है वो रिलीजन की तो बात ही को नहीं ना जी, किसी भी तरह की, समझ आ रही जी। फिर इसके बाद अगली बात, अगली बात ये जनाब कि इस्लामिक वैल्यूज वो भी मौजूद रहेंगी। एक इस्लामिक एनवायरनमेंट, उसको क्रश नहीं किया जाएगा किसी भी तरह इस मुल्क में। इस्लामिक प्रिंसिपल्स जो हैं, असूल, कौन कौन से असूल? फ्रीडम, इक्वालिटी, टॉलरेंस, सोशल जस्टिस, ये बुनियादी इस्लामिक प्रिंसिपल्स। तो इस्लामिक एनवायरनमेंट भी उसको क्रश नहीं किया जाएगा, इस्लामिक एनवायरनमेंट हम इंश्योर करेंगे, और प्लस इस्लामिक प्रिंसिपल्स की रोशनी में ही, इन वैल्यूज की रोशनी में ही लॉज बनेंगे। यानी ये जो कुछ भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स करेंगे वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट नहीं कर सकते। इसीलिए तो अगर आप आइन देखें ना, तो आपके हर आइन में एक उलमा की काउंसिल, आइडियोलॉजिकल काउंसिल, नजरियाती काउंसिल, वो मौजूद रहती है हर वक्त पाकिस्तान में। असम्बली से कोई भी बिल ऐसा कि जिस पे लगे कि ये इस्लाम के असूलों के मुताबिक है या नहीं है, तो पाकिस्तान आइडियोलॉजिकल काउंसिल, नजरियाती काउंसिल जो है वो उस पे बैठक करती है, उस पे बैठती है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है। और अगर वो नजरियाती काउंसिल कह दे कि नहीं, इसको देखें ये इस्लाम के असूलों के मुताबिक नहीं है,
तो भाई असेंबली को फिर उसको देखना पड़ता है, उनको एड्रेस करना पड़ता है। अच्छा जी, अगर इस्लामिक एनवायरनमेंट है तो क्या मतलब बाकी माइनॉरिटीज के लिए कुछ नहीं होगा? तो माइनॉरिटी राइट्स भी होंगे जी। कंप्लीट प्रोटेक्शन। वो अपनी रिलीजियस फ्रीडम इंजॉय कर सकेंगे जी इस मुल्क में। वो अपनी रिलीजियस ऑब्लिगेशंस पूरी कर सकेंगे जी इस मुल्क में। सही है जी। वो अपनी रिलीजियस प्रीचिंग कर सकेंगे जी। समझ आ रही जी? कल्चरल जो एक्टिविटीज हैं किसी भी रिलीजन की, उनको करने की भी मुकम्मल आजादी होगी। फिर उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच। सही है जी। ये मौजूद होंगे सबके लिए। सो ये जनाब आपका एक बेसिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का इनिशियल स्ट्रक्चर था, जिसमें के इस्लामिक एस्पेक्ट्स, फिर जिना की स्पीचेस से भी कुछ चीजें डिराइव्ड हुई, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का पार्ट तो नहीं है, लेकिन आगे फिर आइन का जो है वो हिस्सा बनी। इस्लामिक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमी वो भी इनकॉर्पोरेट करेंगे। गो के ये क्वेश्चन मार्क है, हो भी सके कि नहीं हो सके। इस्लामिक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमी। सही है जी। खैर जी, आपकी ये पहली जो करारदादे मकासद है, इस पर बहुत ज्यादा फिर इश्यूज बने हैं इनिशियली अर्ली स्टेज में। बहुत ज्यादा इश्यूज बने इस पे। पहली तरफ तो जो आपके उलमा थे, उलमा ने इसको क्रिटिसाइज किया। क्रिटिसाइज इस तरह किया कि जी माइनॉरिटीज को आपने इक्वल राइट्स दिए हुए, यानी कि लॉ मेकिंग में भी वो मौजूद होंगे, एग्जेक्टिव में भी वो मौजूद होंगे। तो दूसरी तरफ आप कहते हैं कि लॉ मेकिंग इस्लाम के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट नहीं होगी। तो ये कैसे वो लॉ मेकिंग कर सकते हैं कि जो इस्लाम के प्रिंसिपल्स के मुताबिक हो? हमें तो एक इस्लामिक सिस्टम राइज करना है पाकिस्तान में, और उसमें कैसे पॉसिबल है कि आप नॉन मुस्लिम्स को की पोस्ट पर प्रेसिडेंट बना दें, आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दें, प्राइम मिनिस्टर बना दें कि जी सबके लिए बराबरी के मौके हैं, जो वोट ज्यादा लेके आए जी असम्बलियों से ज्यादा ले ले, फेवर ले ले तो जी बन जाएगा। ये तो नहीं, हमें तो एक इस्लामिक सिस्टम बनाना है, एक इस्लामी निजाम राइज करना है। इन चीजों में फिर माइनॉरिटीज ने भी इश्यूज बनाए। तब उलमा ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को क्रिटिक करना शुरू किया, तो फिर माइनॉरिटीज भी। अब आपको बताया ना जनाब कि ये इनिशियली जो 16 थे वो नॉन मुस्लिम थे, ऐसा ही है ना जी? 16 थे ना? हाँ, 16 जो है नॉन मुस्लिम थे। तो ये जो नॉन मुस्लिम थे इस में शुरू में, कि जनाब हमें तो आप सेकंड रेट सिटीजन रख रहे हैं,
क्यों सेकंड रेट सिटीजन रख रहे हैं? अब यहां पर आ रहा है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का वो पॉइंट कि जिस पर सबसे ज्यादा माइनॉरिटीज को इशू था, और उस पॉइंट को इनकॉर्पोरेट किया गया था उलमा को खुश कर रखने के लिए। इन सारे पॉइंट्स ये जो हमने किए ना जी, इनके अलावा वो अब बारी आएगी इसको समझने की। और पॉइंट था रिलेटिंग टू सॉवरेनिटी। हाकमियत किसकी होगी, इक्तदार आला का मालिक कौन होगा पाकिस्तान में? जब आप मगरिब के ममालिक को देखते हैं तो कहीं पर सोवरेनिटी, हाकमियत किंग की है, और कहीं को कहा जाता है जी पीपल ही है जी, कहीं किंग को कहा जाता है जहां पर आज भी अगर किंगडम्स वगैरह हैं, और कहीं पीपल। तो हाकमियत किसकी है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लिखा गया कि हाकमियत अल्लाह की है। सही जी, हाकमियत अल्लाह की। और इस हाकमियत को एक अमानत समझते हुए पाकिस्तान के पीपल एक्सरसाइज करेंगे। यानी हाकमियत अल्लाह की, लेकिन पाकिस्तान के पीपल इसको एक अमानत समझते हुए वोट करेंगे ना साहब, तो एक अमानत समझते हुए। और ये अमानत डिफाइन कैसे होगी? जिस तरह के मुकद्दस किताब में बताया गया, कुरान का रेफरेंस दिया जा रहा है, जिस तरह हॉली टेक्स्ट में बताया गया उस तरह करेंगे। हदूद मुकर्रर है, बाउंड्रीज मुकर्रर है। माइनॉरिटीज का ऑब्जेक्शन ये था कि भाई अगर हमने आइन को तस्लीम कर लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को हम मानते हैं, तो इसका मतलब है कि हम हाकमियत किसकी मान रहे हैं? अल्लाह की। तो हमारा फिर जो रिलीजियस व्यू है, हमारा जो रिलीजियस सेंटिमेंट है, वो तो बुरी तरह मजरू हो गया कि हमने अगर आपके अल्लाह को मान लेना है कॉन्स्टिट्यूशनली, तो हमारा तो सारा मजहब का फ्रेमवर्क ही सारा डिस्टर्ब हो गया। सही। सो जनाब हमें ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है, क्योंकि इस पर फिर हामिद खान ना अपनी किताब में इनकी तकरीरें भी लगाता है कि भाई इंडिया में मेजॉरिटी किसकी है? हिंदू की। तो देखे ना, मार्च 1949 तक इंडिया वाले तो अपना नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पहले ही तय कर चुके थे। ये तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन अब बस फाइनल स्टेज में लेके जा रहे थे, जो जनवरी 1950 में नफाज हो गया। कि जी इंडिया में तो किसी ने नहीं कहा कि जनाब हाकमियत जो है, इक्तदार आला किसका? वो भगवान का, वो शिव का है, वो विष्णु का है। क्या इंडिया में किसी ने कहा? ये मेजॉरिटी तो हिंदू है। सही है जी। या यूके में, वहां तो किसी ने नहीं कहा कि हाकमियत जो है वो ट्रिनिटी की है, क्योंकि ये क्रिश्चियन है। गॉड, क्राइस्ट एंड द होली स्पिरिट, ये तो नहीं कहा गया। हालांकि यूके में ज्यादा तो ईसाई हैं। तो ये पाकिस्तान में फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि क्योंकि यहां मुसलमान मेजॉरिटी में है, तो ये यहां क्यों कहा जा रहा है कि हाकमियत जो है वो अल्लाह की है? क्यों कहा जा रहा है? मजहब की ये मुदाखलत क्यों की जा रही है? और आगे अवाम इसको जैसा होली टेक्स्ट में उसकी रूह से, उसकी रोशनी में पीपल
इसको एक्सरसाइज करेंगे। यानी अगर हम इसको मान लें तो हम आपके अल्लाह को भी मान रहे हैं, हम आपके होली टेक्स्ट को भी मान रहे हैं आईनी तौर पर। ये आप हम पे इंपोज कर रहे हैं। काफी ज्यादा इस पर इशू हुए, बहुत ज्यादा। सही जी। एक नॉन मुस्लिम जो मेंबर था, उसने तो यहां तक कह दिया कि जी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये जो आप कहते हैं ना एज मेंशन्ड इन होली टेक्स्ट, जैसा कि इस्लाम या उसकी इल्हामी किताब में सबक दिया गया है उसके मुताबिक इसको निकाल दें बस। अच्छा, मजे की बात, उलमा भी इस पे खुश नहीं थे कि हाकमियत अल्लाह की है, तो लोग अमानतन क्यों जी एक्सरसाइज करेंगे? लोगों को आप कैसे इतनी पावर दे सकते हैं कि वो अल्लाह की हाकमियत को अमानतन एक्सरसाइज करें? तो उलमा को भी इश्यूज थे। अब इनका जो फिर रिस्पांस दिया ना जी, जाहिर रिस्पांस तो हुकूमत ने देना ना, तो लियाकत अली खान की हुकूमत थी। बड़ा खूबसूरत रिस्पांस है लियाकत अली खान का। लियाकत अली खान की इस जो स्पीच है, जो उन्होंने उधर की असम्बली में, जिसके बाद फिर लाहौर रेजोल्यूशन पास हो गया, लियाकत अली खान ने कहा कि भाई जो माइनॉरिटीज है ना, ये एक बात को समझें कि हम एक रिलीजन को रिलीजियसली, आप कह रहे हैं रिलीजियसली डोमिनेटेड स्टेट ये नहीं बना रहे आप ये मत समझें। हम एक ऐसी स्टेट बना रहे हैं जिसमें हम ये समझते हैं कि इस्लामिक प्रिंसिपल्स, इस्लामी असूल, और वो वाजिया कर दिए गए हैं। उन असूलों में कोई आपसे गलत बात तो नहीं की जा रही। ये वो असूल है जो कि दुनिया सारी फॉलो करती है भाई, फ्रीडम, इक्वालिटी, टॉलरेंस, सोशल जस्टिस। तो इस्लामी असूलों के मुताबिक हमारी स्टेट चलेगी, मतलब हमारी स्टेट में टॉलरेंस होगा, मतलब हमारी स्टेट में सोशल इक्वालिटी होगी, मतलब हमारी स्टेट में अपॉर्चुनिटीज होंगी, रिस्पेक्ट होगी सबकी। ये बात समझ आ रही है जी? सो आप घबराएं मत कि आप पर कोई एक मजहब इम्पोज किया जा रहा है रियासत की तरफ से, नहीं, बल्कि मजहब नहीं इम्पोज किया जा रहा, बल्कि एक निजाम है जिसके पॉइंट्स सारे वाजिया कर दिए गए। आपकी मजहबी आजादी कोई नहीं छीन रहा। सो यहां से फिर हमारी हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी डिबेट स्टार्ट होती है, जिसको आप कहते हैं रिलीजियस स्टेट वर्सेस इस्लामिक स्टेट। कि एक इस्लामिक स्टेट वो स्टेट है कि जो कवान जिस जो असूलों पर, इस्लाम के असूलों पर मुरतब होती है। रिलीजियस स्टेट वो है जो 1400 साल पहले के कवानीन, जो 1400 साल पहले बना दिए हैं, बस हमने उसके मुताबिक चलना। ये बहुत बड़ा फर्क है। तो हम एक रिलीजियस स्टेट नहीं बना रहे, हम इस्लामिक वैल्यूज पर मबनी एक स्टेट बना रहे हैं। और वो वैल्यूज हमने कुछ छुपाई नहीं है, हमने वो भी मेंशन कर दी हुई है। उन वैल्यूज में आपको इतराज है तब बात करो। सही है जी। लियाकत अली खान की तकरीर में बताया कि हम जो पॉलिटिकल सिस्टम पाकिस्तान में चाहते हैं, जो निजाम पाकिस्तान में चाहते हैं, वो इस्लामिक वैल्यूज प्लस वेस्टर्न वैल्यूज, इनका कॉम्बिनेशन होगा।
हमारे लॉज, नो डाउट, वो इस्लाम की वैल्यूज के अगेंस्ट नहीं जाएंगे हम, ठीक है जी। लेकिन हमारी वैल्यूज में ये देखें ना जी कि एक वैल्यू ये भी है कि हम अपनी माइनॉरिटीज को दुनिया के किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में, इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम अपने माइनॉरिटीज को सबसे ज्यादा राइट्स देता है। हकूक, दुनिया के जितने भी सियासी निजाम है उनमें किसी भी मजहबी माइनॉरिटी को, अकलियत को सबसे ज्यादा हकूक देने वाला अगर कोई निजाम है तो वो इस्लामी निजाम है। सही है जी। सो ये जनाब बड़ा मजेदार स्पीच है उनकी। फिर तमाम गवर्नमेंट जॉब्स पर माइनॉरिटीज आजाद होंगे, कोई रोकेगा नहीं भाई आपको कि क्योंकि आप माइनॉरिटी हैं तो सॉरी आपको ये जॉब नहीं मिल सकती, कोई रोकेगा नहीं गवर्नमेंट जॉब्स में। हम देखते हैं कि ना सिर्फ आज माइनॉरिटीज ओपन मेरिट पे भी आ सकती हैं, प्लस उनके लिए कोटा भी मौजूद है, अपने कोटा पे भी आ जाएं, और ओपन मेरिट पे आना चाहते हैं तो ओपन मेरिट पे आ जाएं। सही है जी। फिर हाकमियत का, सोवरेनिटी का जो आइडिया, जो नॉन मुस्लिम्स ने कहा कि भाई हाकमियत अल्लाह की है तो हम कैसे मान लें। सही है जी। भाई बात यह है, लियाकत अली खान ने कहा कि जरा आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लें। बहुत पहले हमारे से आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में हाकमियत वो गॉड को दी हुई है उन्होंने, और आगे यही कहा गया है कि पीपल फिर उसको एक्सरसाइज करेंगे। सो ये हम नहीं है दुनिया में जो पहला ये वारदात करने जा रहे हैं, ये भाई आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लें आप। समझ आ रही जी। सो ये ज़हन में रख लें कि इस्लाम, जिसको आप समझते हैं कि फेयर है जी कि हम यहाँ पे कोई मजहबी रियासत बना देंगे, तो इस्लाम तो नाम ही जमहूरियत का, डेमोक्रेसी है इस्लाम। राय का इजहार जितना इस्लाम खुल के इजाजत देता है इतना कोई और सिस्टम इजाजत नहीं देता। सो काफी कन्विंस किया लियाकत अली खान की इस तकरीर ने, और रिजल्टेंटली ये पास हो गई ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये आपका पहला फेज था, पहली चीज थी कि भाई हमारा मसला ही बड़ा संगीन था, सबको सेम पेज पे लेके आना था कि भाई ताकि ये क्लियर हो कि आप इस्लामी रियासत बनाना चाहते हैं या सेकुलर रियासत बनाना चाहते हैं। सही है जी। तो पहला बड़ा मसला यही था जिसको एड्रेस किया गया। क्लियर होता है जी। ये हमें आ सकता है सवाल कि जनाब ये एक सेकुलर स्टेट या रिलीजियस स्टेट की जो अर्ली डिबेट थी उसकी लीगैलिटी पे बात करें, उसकी लीगल हैसियत पे बात करें। पूछ सकता है सवाल, पीएमएस में पूछ ले, कहीं पे सीएसएस में पूछ ले। ये अभी एक मसला एड्रेस हुआ, लेकिन इस एक मसले के साथ आपकी नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मसला तो हल हो गया ना, कि हम एक एतदाल पसंद मुमलिकत होंगे। सही है जी। हम एक एतदाल पसंद होंगे, हम किसी भी तरह कोई, यानी कि
एक्सट्रीम एज पे नहीं होंगे, एक इतदाल पसंद होंगे मुकम्मल तौर पर। उलमा को कायल करने की ज्यादा जरूरत नहीं थी। ज्यादा जो डिबेट्स है ना जी, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के फोरम पर, जो उसके रिकॉर्ड में, ऑफिशियल रिकॉर्ड में जो ज्यादा तकरीरें हैं, वो सारी माइनॉरिटीज की हैं, ज्यादा सारी की सारी। उलमा के कन्विंस करने के लिए तो उसका एक स्टेटमेंट ही बहुत है कि हाकमियत तो, ये लियाकत अली खान की स्पीच से है कि हाकमियत तो खुदा की है। तो क्या उस्मान को खुदा ने अपॉइंट किया था या अली को खुदा ने अपॉइंट किया था? हुए तो ये इलेक्शन ही थे। चाहे 6 लोगों ने, 7 लोगों ने, 8 लोगों ने, 9 लोगों ने, 10 लोगों ने अपनी राय का इजहार किया था, जमहूर था, राय का इजहार किया। तो उलमा के लिए तो ये पॉइंट काफी था। तो एक तो बड़ा इशू ये कि हम सेकुलर होंगे या हम एक मजहबी रियासत होंगे, तो एक मॉडरेट स्टेट होंगे। ये तो पहले दिन से ये बात क्लियर हो गई, नेचर तय हो गई। और ये नेचर फिर ऐसी है कि 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मौजूद है, 62 के आइन में भी हमारे यही है, 73 में भी हमारे यही है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से हमने हट के अपना कोई आइन नहीं बनाया। ये इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है। हमें कई लंडे के लिबरल ना, यूनिवर्सिटियों में मुताला पाकिस्तान पढ़ाने वाले या थोड़े से बाहर से नीम हकीम पढ़ के आने वाले लोग जो हैं, वो इसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को बड़ा क्रिटिक करते हैं कि जी माइनॉरिटीज के लिए कुछ नहीं रखा गया, कि जी माइनॉरिटीज में से कोई इस मुल्क का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, माइनॉरिटीज में से कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बन सकता। सही है जी। जब तक भगवान दास नहीं आया था, तब तक तो ये भी कहते रहते थे कि जनाब चीफ जस्टिस नहीं बन सकता कोई हिंदू। क्रिश्चियंस में तो पास्ट में बना हुआ है कॉर्नेलियस, 1960s में, कि जी कोई हिंदू नहीं बन सकता। तो कई इसको करते हैं जनाब कि ये नहीं बन सकते जी, ये कदगन लगाई हुई। तो भाई ये कदगन तो यूनाइटेड स्टेट्स के सिस्टम में भी है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं मेंशन कि जी क्रिश्चियन होना चाहिए। आइन में तो नहीं लिखा हुआ कि प्रेसिडेंट क्रिश्चियन हो, लेकिन बनता तो क्रिश्चियन ही है ज्यादा। फिर लेबनान प्रेसिडेंट नॉन मुस्लिम, प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम। चेक कर लें आप लेबनान, सबसे ज्यादा पॉलिटिकल क्योस अगर किसी भी मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क में है तो वो लेबनान है। फंसे रहते हैं, सींग फंसाए रखते हैं हर दफा। प्रेसिडेंट नॉन मुस्लिम, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम, सींग फंसे रहते हैं। पॉलिटिकल क्योस ही चलता रहता है। और उस पॉलिटिकल क्योस में फिर हिजबुल्लाह उसको कैश करती है। सो बड़ा कम्प्लेक्स पॉलिटिकल सिस्टम है लेबनान का। सो क्या कर लिया आपने वहां पे, सबको इक्वल रख के क्योस ही क्रिएट करवाया। कोई आप एक सिंगल कंट्री की एग्जांपल दे दें जनाब फिर, कि जहां पर सबके लिए इक्वल जो मौका हो, बीइंग प्रेसिडेंट बनने का भी, प्राइम मिनिस्टर बनने का भी, चीफ बनने का भी, है जी, फौज का, और मुख्तलिफ मजाहिब से लोग आ रहे हो और क्योस ना हो। हाँ, किसी ऐसे मुल्क में हो सकता है जहां पर सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी नेचर कॉन्स्टिट्यूशन की सेकुलर हो। इट टुक 70 ऑड ईयर्स इंडिया में भी कि प्रेसिडेंट वो मुस्लिम लेके आए,
लेकिन उस मुस्लिम प्रेसिडेंट की पावर्स कितनी थी? हाँ, सिख प्राइम मिनिस्टर को आप वो तो नहीं कह सकते ना कि उसका कोई बहुत ज्यादा रिलीजियस डिफरेंस डेवलप होगा विद हिंदू जो है वो लीडर, लेकिन एक मुस्लिम प्रेसिडेंट ही आया ना। तो प्रेसिडेंट की पावर कितनी है इंडियन फ्रेमवर्क में? वो तो एक सेरेमोनियल पोस्ट है। सो जनाब, मुस्लिम वर्ल्ड में आपको ऐसी एग्जांपल जो क्योस ही क्रिएट करती नजर आती। एनीवेज, ये तो था आपका पहला बड़ा इशू जिस पर आपकी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बन गई। अब जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बन गई तो नेचर सेट हो गई है, तो अब बनेगा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आइन आगे बनाना कैसे है, कितनी असेंबली के मेंबर होंगे, प्रेसिडेंट कैसा होगा, प्राइम मिनिस्टर कैसा होगा, कितने आर्टिकल्स होंगे, सूबों को खुद मुख्तारी मिलेगी नहीं मिलेगी, और बहुत सी चीजें। सही है जी। इसको फिर अब कल तो जो है वो ऑफ होगा जी। मैं पिंडी में होऊंगा, मेरे कजन की वो है वलीमा है, वो जाना बड़ा जरूरी है। कोई भी नहीं आज भी मैं आज ही जाना था मैंने, लेकिन आज क्योंकि सेशन अनाउंस था उसकी, पहले 4-5 मार्च की शादी थी, फिर आगे बढ़ गई एक हफ्ता, शादी हाल नहीं मिला होगा या जो भी। तो वो कल की क्लास ऑफ होगी, आगे फिर होपफुली कोई ऑफ नहीं होगा, आगे फिर जो है वो सीधी चलती रहेंगी, कोई इशू नहीं होगा। जी जी, मैं शेयर कर देता हूँ। शेयर करने के लिए मुझे पहले खोलना पड़ेगा वेब व्हाट्सएप। हाँ, वेब व्हाट्सएप। ठीक है, मैं कर देता हूँ शेयर जी। ओके जी। भाई किसी भी पेपर में आता है, मैंने तो अपने फ्रेमवर्क में इसका जवाब दे दी। मैं ये नहीं कहता कि आप यही चीज जो है वो उठा के आप लिख दें पॉलिटिकल साइंस में या सी लॉ के पेपर में, वो मेरा एरिया नहीं है, मैं तो अपने एरिया के था। आगे आपकी मर्जी है। बुक्स रिकमेंड कर दीजिए, मैंने शुरू में बता दी हुई ये किताब में, आपके पास स्लाइड्स आएंगी, आप देख लीजिएगा। सोर्स मैंने शुरू में बता दी है। और क्या पूछा? ये सवाल पॉलिटिकल साइंस में, वो तो मैं बता दिया जवाब। आगे अब क्या है? और प्लीज गाइड अबाउट एमसीक्यू प्रिपरेशन। रट्टे मार ले भाई एमसीक्यू प्रिपरेशन के। मैं कोई रट्टे वाली चीजों को रिकमेंड नहीं करता। मैं तो कहता हूँ आपकी किसी भी सोर्स की अगर 2-3 किताबों की अच्छी एक गो थ्रू आपने किया हुआ है, उससे पॉइंट्स आपने बना लिए हुए हैं, तो फिर वो जैसा मर्जी आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे। लेकिन बच्चे जो हैं वो ज़ाहिर है इसको रट्टे मारने वाली तबीयत होती है उनकी, तो वो तो अभी जो स्क्रीनिंग टेस्ट की भी किताबें कतुबें आएंगी, कोई देख लें रट्टे मार लें। मैं कोई अलहदा से एमसीक्यू की तैयारी रट्टे मार के याद करने इनके हक में नहीं। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप मोस्ट ऑफ द केसेस में अच्छे ऑब्जेक्टिव निकाल सकते हैं। वाई पीएमएल बिकेम वीक पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द डेथ ऑफ जिना लियाकत अली खान। हुक्म रब्बी था, अल्लाह की तरफ से मर्जी थी ये। अल्लाह पाक ही चाहते थे कि ये वीक पार्टी हो जाए आफ्टर द जिना एंड डेथ ऑफ लियाकत अली खान। एमसीक्यू का बता दिया मैंने। रिलेटेड सोर्सेज मेरे जिस गांव में मैंने जाना ही नहीं भाई, मेरा
एरिया ही नहीं है। मैं अलहदा से एमसीक्यू की प्रिपरेशन के हक में नहीं, मार्केट में मिल जाती हैं मुताला पाकिस्तान की ऑब्जेक्टिव की किताबें, जो मर्जी लेने, सब में गलतियां भरमार दी हो। सर पीएमएस और सीएसएस के पेपर स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बता दें। A4 पेपर होता है, कभी कभी लीगल साइज का भी पेपर होता है, ब्लैक रंग का पेपर होता है, ब्लैक रंग की प्रिंटिंग हुई होती है। राइट साइड पे कॉर्नर पे आपको अपना रोल नंबर लिखना होता है, नाम नहीं लिखना होता। कोई 25% पेपर पे इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, और नीचे फिर आपके 7 सवाल दिए होते हैं। हर सवाल से पहले क्वेश्चन नंबर दिया होता है, और आपको लिखा होता है ऊपर के इसमें से आपने 4 सवाल करने। ठीक है जी। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ही पूछा ना आपने, पेपर का बता दिया मैंने। नुकीले शेप का व्हाइट पेपर, समटाइम क्रीम कलर का भी होता है। सरवाइव वी कॉल इंडिया ग्रेट डेमोक्रेटिक कंट्री, आप ही कहते होंगे भाई, मैं तो नहीं कहता। अगर आप कहते हैं तो फिर मैं तो नहीं कहता। हाँ जी, स्लाइड्स मिल जाएंगी आपको। सर करंट अफेयर शेड्यूल काइंडली वाइफ से रब्ता करें। आई हैव अ क्यूरी प्लीज गाइड, तो सवाल तो कर मारना, क्या गाइड करूं। एमसीक्यूज के लिए के अजीज और आमिर खान की बुक्स काफी होंगी। मैं के अजीज के साथ दूसरी भी बताई हुई है। सर सीएसएस पीएमएस के टॉपिक सेम होंगे सर, प्लीज एमएस पीएमएस के हवाले से थोड़ा गाइड कर दें पाक फेयर के लिए। हाँ वेरी गुड नूरी साहब। नूरी साहब इसके लिए आप अपना कैमरा जरा ऑन करें, मैं ना आपकी शक्ल देखना चाहता हूँ। शक्ल देख के फिर मैं इस सवाल का जवाब दूंगा कि पीएमएस जो पाकिस्तान फिर जो है वो, और सीएसएस के पाकिस्तान फिर, ऐसे नहीं मैं गाइड करूंगा। इसके लिए मैं आपका चेहरा देख के फिर मैं सवाल का जवाब दूंगा। कभी कभी उस्ताद की छोटी छोटी मासूमाना ख्वाहिशें पूरी कर देनी चाहिए। अच्छा जी। ओए तुम लड़की हो, बंद करो। लड़कियों को तो मैं जो है जवाब ही नहीं देता, तुम्हारे सवाल का जवाब ही क्यों नहीं है। मैं समझा लड़के हो, मैं लड़कियों का शौक ही नहीं है, मैं लड़कों का शौक है। पीएमएस का सीएसएस और पाकिस्तान, और जो सीएसएस का सीएसएस है, इसमें पहला फर्क तो ये है कि सीएसएस का सीएसएस पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बनाता है। पीएमएस का जो पाकिस्तान अफेयर्स है, और जो सीएसएस का पाकिस्तान अफेयर्स है, वो पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बनाता है। there's a huge difference। गहरी बात है, इसको जरा समझिएगा। डिस्क्रिमिनेट नेचर है या नहीं है, आपने रियासत के पेपर देने हैं, आपने कोई लम्स के या किसी लिबरल यूनिवर्सिटी या लिबरल प्रोफेसर से नंबर नहीं लेने पाक फेयर में, आपने रियासत के पेपर लिखने हैं। डिस्क्रिमिनेट नेचर है भी तो आपने रियासत के पेपर देने, इंसान बने और उसके मुताबिक की तैयारी करें। उलमा के लिए एक पॉइंट काफी था कि इस्लाम में जमूर है, जिसको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। किताब सारी इंपॉर्टेंट होती है। और किसी का कोई सवाल, कोई इश्यू? कोई नहीं। सर डिफरेंस बिटवीन पीसीएस बलोचिस्तान पाकिस्तान अफेयर एंड सीएसएस, ये भी बड़ा गहरा सवाल है। और कोई फर्क नहीं आए, पाकिस्तान अफेयर्स सारी जगह पर एक ही फ्रेमवर्क है। प्री पार्टीशन, पोस्ट पार्टीशन, कुछ डोमेस्टिक टॉपिक्स। हाँ अगर वो चाहे तो वो फिर पाकिस्तान रिलेशंस विद अदर कंट्रीज, जो कि एक
करंट अफेयर का फ्रेमवर्क डेवलप हो जाता है, वो चाहे कभी कभी पूछ लेता है, वरना नहीं। सीधा सीधा एक आधा सवाल को फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड, ये हर जगह पे सेम है। समीर साहब, मैं मैट्रिक का उस्ताद नहीं हूं कि चैप्टर्स बता दें, किताब पढ़ें। किताब नहीं पढ़ सकते तो ना पढ़ें। पूरी किताब में हर चैप्टर की बिगिनिंग में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नहीं लिखा, एक ही चैप्टर है। कंटेंट को तो खोले ना पहले, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। रिपब्लिक और डेमोक्रेसी में फर्क होता है जी। रिपब्लिक जमहूर, डेमोक्रेसी जमहूरियत। जमहूर में मतलब रोटेशन इन ऑफिस होगा, हमारा कोई किंग नहीं होगा। डेमोक्रेसी, हम उस जमहूर में अपना बंदा, अपना रूलर कैसे इलेक्ट करेंगे। वो हमारी डेमोक्रेसी डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है, पार्लियामेंट्री भी हो सकती है, प्रेसिडेंशियल भी हो सकती है, लेकिन होंगे हम जमहूरी, होंगे रिपब्लिक ही। जी वाहिद। ओके, मैं पाक फिर की क्लास खत्म कर लूं, फिर मैं भेज। ओके जी, बाय बाय।